हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जीएस के और भी नोट्स मिलेंगे, आप लोग वो भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी कि 3 जुलाई की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, ई किसान धन ऐप लॉन्च की गई है। तो ई किसान धन ऐप लॉन्च किसके द्वारा की गई है? ये लॉन्च की गई है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। अभी एचडीएफसी बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एचडीएफसी बैंक द्वारा ये देश भर के किसानों के लिए ई किसान ऐप लॉन्च की गई है। इसके द्वारा किसान जो है वे बैंकिंग, कृषि दोनों सेवाओं का पूरी तरह से उपयोग कर सकेंगे। अब इन कृषि और बैंकिंग सेवाओं में कौन कौन सी है, जैसे कि मंडी की कीमतें की जो फसल की कीमतें कितनी निर्धारित की गई है इसकी खबर वो रख सकेंगे किसान। खेती की जानकारी ले सकेंगे, बीजों की जानकारी ले सकेंगे कि नए नए किस्म के जो बीज आ रहे हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, मौसम की भविष्यवाणी प्राप्त कर सकेंगे, ई पशु हाट आदि। ये सब सेवाएं जो हैं ये एचडीएफसी बैंक द्वारा देश के किसानों के लिए शुरू की गई है। तो अब ये एचडीएफसी बैंक द्वारा शुरू की गई है, तो एचडीएफसी बैंक के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, प्रबंध निदेशक जो है वो है आदित्य पुरी। तो ये सारी जानकारी हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ में एचडीएफसी बैंक के बारे में भी पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तानी सेना में पहली मेजर जनरल नियुक्त की गई है। तो पाकिस्तानी सेना में पहली मेजर जनरल कौन नियुक्त की गई है? तो निगार जौहर। निगार जौहर यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा। निगार जौहर को अब पाकिस्तानी सेना में मेजर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वे पहली महिला है जो कि पाकिस्तानी सेना में जनरल के पद पर नियुक्त हुई है। वे 1985 में रावलपिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज से डिग्री प्राप्त करने के पश्चात मेडिकल कोर में शामिल हुई थी और 2017 में वे मेजर जनरल की रैंक पर नियुक्त हुई थी। अब मेजर जनरल की रैंक पर नियुक्त होने वाली वे तीसरी महिला थी। तो ये बात थी पाकिस्तानी सेना में जो जनरल के रूप में पद पे हुई है। अब ये पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की अगर हम राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो उर्दू है, लेकिन पाकिस्तान की आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है अंग्रेजी। पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है। इसके राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान। पाकिस्तान को यूनाइटेड किंगडम से 14 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, लेकिन ये इस्लामिक गणराज्य बना था 23 मार्च 1956 को। तो ये सारी जानकारी हमने इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का अशांत राज्य क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसे भारत का अशांत राज्य घोषित कर दिया गया है? तो भारत का अशांत राज्य घोषित किया गया है नागालैंड, अर्थात सी ऑप्शन सही है। तो नागालैंड को अब भारत देश में अशांत राज्य घोषित कर दिया गया है। वहां के नागरिक जो है वो अभी सेफ नहीं महसूस कर पा रहे हैं। भारत के नागालैंड को आगामी 6 महीनों यानी कि दिसंबर 2020 तक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और वहां के जो नागरिक हैं उन नागरिकों की सहायता के लिए अब पुलिस के साथ साथ में सशस्त्र बलों को भी तैनात किया गया है, ताकि कोई भी अगर वहां पर अशांति महसूस होती है तो सशस्त्र बल उसको निपटा लेंगे। तो इसलिए नागालैंड को आगामी 6 महीनों के लिए यानी कि दिसंबर 2020 तक अब अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अब नागालैंड को घोषित किया गया है तो कुछ बातें हम नागालैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड में जिले कितने हैं? 12 हैं। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल कौन है? आर एन रवि। और अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। तो ये सारी जानकारी हमने नागालैंड के बारे में मिलती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन,
जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि होंगे। तो संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगे? तो अभी इंद्रमणि पांडे, यानी कि ए ऑप्शन। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो हैं वो होंगे इंद्रमणि पांडे। और इस क्वेश्चन के बारे में हम ज्यादा जानकारियां प्राप्त करते हैं कि इंद्रमणि पांडे जो है वो वरिष्ठ राजनयिक है और वे संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य नियुक्त हुए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। लेकिन वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं वे हैं 193। इसकी आधिकारिक भाषाओं की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। अगर हम इसके अध्यक्ष या महासचिव की बात करें तो एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव या अध्यक्ष हैं। तो ये सारी जानकारी हमने इस क्वेश्चन से मिली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। तो वे किसके स्थान पर नियुक्त हुए हैं? वे संजीव सिंह का स्थान लेंगे और वे अक्टूबर 2019 से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बोर्ड में निदेशक के पद पर नियुक्त थे। तो अब वो आईओसी बोर्ड या आईओसी के निदेशक या आईओसी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो आईओसी के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। आईओसी अर्थात इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 में। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मुंबई में है। ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन की बात करें तो आप लोगों के सामने अभी ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। तो इनमें से कौन है जिसने कि आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो वर्तमान में अभी शशांक मनोहर, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। शशांक मनोहर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया है। वे अंतरराष्ट्रीय यानी कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष थे, परंतु अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया गया है। जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता है तब तक वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है इमरान ख्वाजा, वे अध्यक्ष पद का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। तो ये आईसीसी के अध्यक्ष थे। तो आईसीसी के बारे में हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में इसका मुख्यालय है। दुबई कहाँ है? यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में इसका मुख्यालय है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। चेयरमैन शशांक मनोहर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अगर हम आईसीसी के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो मनु साहब ने वर्तमान में इसके सीईओ हैं। तो ये सारी जानकारी हमने इस क्वेश्चन से मिली। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया गया। तो मत्स्य संपदा का पहला संस्करण जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह द्वारा। गिरिराज सिंह जो है उन्होंने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है। और अगर हम गिरिराज सिंह की बात करें तो गिरिराज सिंह के जो मंत्रालय है वो है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। क्योंकि मैं हर बार बताता हूं आप सभी को कि जिस भी मंत्री का पद या मंत्री का नाम याद करें तो उसके पद को हमने जरूर पढ़ना चाहिए। तो गिरिराज सिंह वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। और ये जो उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य ये है कि मछली पालन में नवीनतम उन्नति और सर्वोत्तम प्रयासों पर मछुआरे या मछली किसानों को शिक्षित किया जाए ताकि वे मछली पालन में अपनी नई तकनीकों का प्रयोग कर सके और जो जोखिम होते हैं उन जोखिमों से अपना स्वयं का बचाव कर सके। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विजडन ने भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है।
विजडन का पूरा नाम है विजडन क्रिकेटर्स अल्मनॉक। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनॉक को शॉर्ट रूप में विजडन कहा जाता है। तो अब विजडन के द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? तो विजडन के अनुसार रविंद्र जडेजा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है। रविंद्र जडेजा जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर है। उनके कैरियर की शुरुआत जो है वो 2009 में हुई थी। अब तक वे 49 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 165 वनडे मैच खेल चुके हैं और 49 T20 मैच खेल चुके हैं। वे अल्मनॉक द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुने गए हैं। तो चलिए अल्मनॉक के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। अल्मनॉक जो है इसे अक्सर इसका मुख्य नाम है विजडन क्रिकेटर्स अल्मनॉक, जिसे अक्सर सीधे तौर पर हम विजडन के रूप में या बोलचाल की भाषा में इसे विजडन के रूप में जाना जाता है। इसे क्रिकेट की बाइबल के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजडन जो है इसे क्रिकेट के बाइबल के रूप में भी जाना जाता है। ये एक संदर्भ पुस्तक है जिसे यूनाइटेड किंगडम में प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध खेल संदर्भ पुस्तक भी माना गया है। तो ये अल्मनॉक, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनॉक के बारे में जानकारियां थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। तो CBFC बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? वे बने हैं, बताओ कौन बने? ये बने हैं डी, रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर जो है या इनका रवि भाकर वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। ध्यान रखिएगा, रविंद्र नहीं है, ये रविंद्र भाकर जो है वे अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। वे इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस IRSS के 1999 बैच के अधिकारी हैं। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन से पढ़िए। लेकिन वे CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। तो CBFC के बारे में भी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। इसके मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, महाराष्ट्र में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है प्रसून जोशी। तो ये सारी बातें हमने इसके बारे में पढ़ी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ई लाइब्रेरी या ई ग्रंथालय लॉन्च किया गया है। तो ई ग्रंथालय किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन। उत्तराखंड ने अभी राज्य में ई लाइब्रेरी या ग्रंथालय लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य फायदा यह है कि इसके द्वारा राज्य में जितने भी सरकारी पुस्तकालय है, जितनी भी सरकारी लाइब्रेरी है, जो कि चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेजों में हो या विश्वविद्यालय में हो, उन सभी को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। इसका मुख्य कारण यह है कि कोविड-19 के कारण जो पूरा विश्व संक्रमित है, इसके तहत बच्चों की या बड़े छात्रों की पढ़ाई का, शिक्षा का नुकसान ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए अब उत्तराखंड में ये ई ग्रंथालय लॉन्च किया गया है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आज आप लोग सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको डेली वीडियोज इसी प्रकार से मिलती रहे। इस वीडियो का PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग डेली इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें। 4 बजे आपको डेली वीडियोस मिलती रहे, उसके साथ साथ GS के नोट्स मिलते रहें, GS की वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।